हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डॉट नेट करियर रोड मैप फॉर फ्रेशर्स इन 2026। अगर आप डॉट नेट में अपना करियर बनाने की सोच रहे हो तो आपके पास क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप एक जो है वो सही डिसीजन ले पाओ, एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ कि डॉट नेट आपके लिए सही करियर है या नहीं है। एक प्रैक्टिकल, ऑनेस्ट, एक नो नॉनसेंस गाइड आपके लिए होगा। और इस वीडियो में आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप जो है वो सही डिसीजन ले पाओ। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और यहाँ पे समझ लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो डॉट नेट और सी शार्प है उसकी पॉपुलैरिटी क्या है, डिमांड क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है, और कौन से बड़े प्रोजेक्ट आपके जो है वो बने हुए हैं आपके डॉट नेट और सी शार्प में। डॉट नेट डेवलपर बेसिकली क्या होता है, डॉट नेट डेवलपर किसे कहते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और कॉमनली अवेलेबल जो रोल्स होते हैं किसी डॉट नेट डेवलपर के लिए उनको भी हम लोग यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जो फ्रेशर्स जो है वो करते हैं जब वो कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी करियर शुरू करते हैं, तो उन कॉमन मिस्टेक्स को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कॉमन मिस्टेक्स आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। एक रोड मैप मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा कि जो रोड मैप आपको फॉलो करके आप जो है वो तरीके से एक जो है वो डेवलपर और जब डेवलपमेंट का एक जो रोड मैप होता है उसको फॉलो करके आप कैसे जो है अपना गोल अचीव कर सकते हो। और कैसे अगर आप डॉट नेट डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए, एक जनरल ओवरव्यू में आपको जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आपको पता रहे कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद फर्दर क्या करना है। उसके बाद एक मेन कंसर्न रहता है कि आपको जो है वो सैलरी कितनी मिलती है, बड़ी कंपनियों में जॉब मिलती है नहीं मिलती है, तो ऐसी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उस पर भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपके पास जो वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी और उसके हिसाब से आप जो है वो एक डिसीजन ले पाओगे कि आपको जो है वो डॉट नेट में करियर बनाना चाहिए या फिर आपको जो है वो कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो देखना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलैरिटी, डिमांड, रैंक और बिग प्रोजेक्ट्स। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज़ में आप करियर बनाने जा रहे हो वो एक्चुअली है क्या और कहाँ कहाँ यूज होती है। और जो चीज़ें हैं और जो लैंग्वेजेज हैं उनके साथ अगर कंपेयर करो तो वो कहाँ पर आपका जो है वो फिट बैठता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग जो है वो इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। और ऐसे मैंने जो है वो सारे सेक्शन बनाए तो सेक्शन वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है वो अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल होगा तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। आपका फीडबैक हमेशा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। सो दैट बीइंग सेड हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि जो आपकी पॉपुलैरिटी है आपके डॉट नेट फ्रेमवर्क और सी शार्प की, और जो आपकी मार्केट डिमांड है 2026 में, उसको हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रैंकिंग है बेसिकली सी शार्प आपकी कंसिस्टेंटली रैंक करती है टॉप 5 जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें से फिफ्थ। और ये आपकी जो टोबी आपकी यहाँ पर रहती है जो इंडेक्सिंग करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जो है देखती है कि कौन कितना यूज कर रहा है और किस तरह से अराउंड द वर्ल्ड जो कम्युनिटी है वहाँ पर जो है वो एक सबको एक ग्लोबल रैंकिंग दी जाती है। तो सी शार्प जो है वो कंसिस्टेंटली टॉप 5 में आती है। और जो आपके 6.5 से लेके 7.65% तक जो आपका मार्केट शेयर है वो आपका सी शार्प और डॉट नेट का है। तो इस मार्केट शेयर का मतलब क्या हो गया, इस मार्केट शेयर का मतलब हो गया कि जितने भी डेवलपर अराउंड द वर्ल्ड हैं और जितने भी आपके सॉफ्टवेयर वगैरह बन रहे हैं पूरी दुनिया में, उनमें से 6.5 से लेके 7.65 तक जो है वो शेयर सी शार्प और डॉट नेट का है। और पाइथन, सी प्लस प्लस और जावा के बाद आपका जो है वो सी शार्प का नाम आता है। और यहाँ पर हम लोग जो है वो जो बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनकी बात कर रहे हैं। आप इसको जो है वो जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर या फिर रिएक्ट से जो है वो कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। उनकी भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बट यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो बैकएंड जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो डेवलपर यूसेज के हिसाब से अगर आप देखो तो 27.1% जो प्रोफेशनल्स हैं वो सी शार्प को यूज करते हैं। तो 100 में से आपके 27 जो डेवलपर हैं वो सी शार्प लैंग्वेज यूज करते हैं। इसका मतलब कि ये जो है वो बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। और ये आपका स्टैक ओवरफ्लो ने जो है वो 2025 में सर्वे किया था, उसका डेटा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जॉब डिमांड की अगर आप बात करें तो आपकी जो चौथी मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है वो आपकी सी शार्प है। मार्केट शेयर के हिसाब से 12% मार्केट शेयर जो है वो सी शार्प का है पूरी दुनिया में जॉब्स के मामले में। और अगर आप जो है वो लिस्टिंग की बात करो कि जॉब पोस्टिंग कितनी सी शार्प में हुई लास्ट ईयर में, तो आपकी जो है वो 2.5 लाख के आसपास जो आपकी जॉब पोस्टिंग आई वो सी शार्प में आई हैं। तो इसलिए सी शार्प और जो डॉट नेट आपका है वो काफ़ी प्रोमिनेंट करियर ऑप्शन बन जाता है। और अगर आप एंटरप्राइज की बात करो तो पर्टिकुलरली जो आपका एंटरप्राइज इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर आपका सी शार्प और डॉट नेट बहुत परफेक्टली फिट बैठता है। और मैक्सिमम जो एंटरप्राइज
डेवलपमेंट होता है उनमें सी शार्प आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, डॉट नेट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। अगर आप ग्रोथ की बात करो तो जो सी शार्प की रिपॉजिटरी हैं जो आपकी गिटहब पे देखने को मिलती हैं, जो पब्लिक प्राइवेट रिपॉजिटरी हैं, तो उनमें 18% पर ईयर की ग्रोथ आ रही है। कि पहले जैसे मान लो कि आपकी जो है वो 100 रिपॉजिटरी थी, तो एक साल बाद वो 118 रिपॉजिटरी हो गई हैं, और फिर इसमें अगेन 18% का इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से जो है आपकी साल दर साल आपका जो सी शार्प का जो आपका गिटहब पे रिपॉजिटरी है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि सी शार्प आपका जो है वो कंटिन्यूसली यूज हो रहा है, और अराउंड द वर्ल्ड जो डेवलपर हैं वो सी शार्प को चूज कर रहे हैं। तो आपको अगर सी शार्प चूज करना है तो आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है उसको आराम से चूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी स्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको प्रोवाइड करवाती है। रोबस्ट है, रिलायबल है, मेंटेनेबल है, एक्सटेंडेबल है और स्केलेबल है। तो बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर जो है वो अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग समझ लेते हैं कि इसका जो की यूसेज है वो कहाँ होता है, और कौन कौन से एप्लीकेशन एरियाज हैं जहाँ पर आप डॉट नेट और सी शार्प को यूज़ करते हो। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात आप समझ लो कि जो आपका सी शार्प और डॉट नेट अब अभी आज की डेट में है, वो आपका सिर्फ विंडोज़ ओनली नहीं है। पहले आपका था डॉट नेट फ्रेमवर्क, वो आपका विंडोज ओनली था, तो वो सिर्फ विंडोज पे ही आप उस पर काम कर सकते थे। अब क्या है कि अब ये आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म है। डॉट नेट कोर अगर आपने सुना हो तो डॉट नेट कोर आपका जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, उसको आप विंडोज, लाइनेक्स और मैक कहीं भी यूज कर सकते हो। और ये आपका जो है वो जब क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया तो अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गई, और इसकी जो आपकी जो रिक्वायरमेंट थी या फिर इसकी जो यूसेज था अदर एरिया में जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड था विंडोज़ ओनली की वजह से, वो रिस्ट्रिक्शन अब नहीं है। तो अब बहुत सारे लोग जो इसको यूज़ कर रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे पॉइंट आउट करने वाली है कि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क आपका था वो माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो प्रॉपर्टी जो आपका फ्रेमवर्क था, अब क्या हुआ, अब इन्होंने इसको जो है वो ओपन सोर्स कर दिया। तो डॉट नेट आपका जो है अभी डॉट नेट कोर ये ओपन सोर्स है अब। पहले जो आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क था वो ओपन सोर्स नहीं था। तो एंटरप्राइज जो बैकएंड होते हैं, बेसिकली जो एपीआई होती हैं, वहाँ पर जो आपका डॉट नेट कोर है, आपका जो सी शार्प है, ये इसका जो है वो डोमिनेंट है वहाँ पर। ये बहुत सारे आपके जो एंटरप्राइज बैकएंड हैं, बहुत सारे एंटरप्राइज एपीआई हैं, ये आपकी जो है वो डॉट नेट कोर और आपका एएसपी डॉट नेट और आपका जो सी शार्प है उसको यूज करके बनाई जाती हैं। जो आपके हाई ट्रैफिक जो आपके हैंडलिंग एप्लीकेशन होते हैं, जहाँ पे आपका हाई ट्रैफिक होता है, वहाँ पर भी आपका सी शार्प डॉट नेट जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, क्योंकि जो डॉट नेट कोर है उसको कम्प्लीटली लोगों ने रीराइट किया है, और परफॉर्मेंस का वहाँ पर जो है वो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया है। बाकी सिक्योरिटी के मामले में भी जो है वो ये बहुत ही अच्छा है, और इसको माइक्रोसॉफ्ट की बैकिंग भी है, क्योंकि ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। तो जहाँ जहाँ आप माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट देखोगे वहाँ वहाँ पे वो इस फ्रेमवर्क को यूज करने की कोशिश करेंगे, और अपनी लैंग्वेज को वहाँ पर जो है वो फिट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको भी हम लोग जो आगे अभी डिस्कस करेंगे। जो आपका गेम डेवलपमेंट का जो आपका मार्केट है, वहाँ पर एक जो प्लेटफॉर्म है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटी। तो यूनिटी प्लेटफॉर्म करीब करीब 50% जो आपके गेम होते हैं, आपके मोबाइल के जो गेम होते हैं, वो आपके जो है वो यूनिटी पे बनते हैं। और यूनिटी की जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो है सी शार्प। तो यूनिटी पे अगर आपको कोड करना है तो प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, सी शार्प है। और 50% गेमिंग इंडस्ट्री में जो गेम बनते हैं वो यूनिटी से बनते हैं। तो आप समझो कि अगर आप जो है वो सी शार्प से के गेमिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो आपके लिए सी शार्प जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट ऑप्शन हो सकता है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो गेमिंग में आपका यूनिटी जो है वो उसका एक तरीके से राज है यूनिटी का गेमिंग में। और यूनिटी जो है वो सी शार्प को एज अ प्राइमरी लैंग्वेज यूज़ करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि गेमिंग में अगर आप जाना चाहते हो तो बहुत ही आपके लिए प्रोमिनेंट ऑप्शन हो सकता है। क्लाउड और माइक्रो सर्विसेज, अगर आप जो है वो क्लाउड और माइक्रो सर्विसेज की बात करो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एज्योर इन्वायरमेंट का जो क्लाउड है वहाँ पर बेसिकली क्या है, 18 मिलियन प्लस पुल्स। तो पुल मतलब जब गिटहब पे आपका जो है वो कोई रिपॉजिटरी होती है तो वहाँ से लोग जो है उसको पुल करते हैं और पुश करते हैं चीज़ें, और वहाँ पे फॉक करते हैं। तो 18 मिलियन प्लस पुल होते हैं, मतलब आपका जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और ये बेसिकली क्या है, मंथली जो डेटा है वो आपका है कि मंथली आपका 18 मिलियन प्लस पुल हो रहे हैं, उनका कोड जो है वो यूज किया जा रहा है। तो बहुत सारी कंपनी जो है वो एज्योर और आपका जो सी शार्प और डॉट नेट है उसको यूज कर रही हैं। तो इसका जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है, और इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसको आप जो है वो आराम से सीख सकते हो। अगर आप 2026 में स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपका जो डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट है, बेसिकली WPF और विंडोज़ को जहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, विंडोज फॉर्म को, WPF को। तो अभी भी यहाँ पर जो है वो स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड आपका जो है वो आपका डॉट नेट और सी शार्प ही है, क्योंकि आपका जो है वो डॉट नेट और सी शार्प आपको जो है वो विंडोज़ एप्लीकेशन बनाने के लिए काफ़ी मेच्योर फ्रेमवर्क देता है, जो कि आपका WPF है और
विंडोज फॉर्म है और बहुत सालों से ये हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो टाइम टेस्टेड हैं। तो लोग जो है वो इन पर जो है वो बिलीव करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस रहता है। तो अगर आप इस एरिया को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप जो है वो सी शार्प डॉट नेट को जो है वो सीख सकते हो, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो लिगेसी एप्लीकेशन यूज करती हैं, जो आपके जो है वो बिन फॉर्म या जो है WPF में बने हैं। तो इसका नॉलेज अगर आपको है तो वहाँ पर भी आपको जो है आसानी से जॉब मिल सकती है। और ये लिगेसी सिस्टम जो है वो आपके कंपनीज में और सिस्टम में इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड होते हैं और इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि इनको ईजिली रिप्लेस करना, रिराइट करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इनको सपोर्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और इनको जो है वो इन्हांस करने के लिए जो डेवलपर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। तो ये भी एक जो है वो ऑप्शन है जिसको हमेशा कंसिडर किया जाता है। हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ बिग प्रोजेक्ट्स जो आपके जो है वो सी शार्प डॉट नेट में बने हैं, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ यूज हो रहा है। तो स्टैक ओवरफ्लो जो है वो आपने सुना होगा जरूर से। तो स्टैक ओवरफ्लो बेसिकली क्या है कि वो 100 जो आपके 100+ मिलियंस यूजर हैं वहाँ पर उसको यूज करते हैं। और ये क्या है, बेसिकली इंटायरली सी शार्प और ASP डॉट नेट में जो है वो बना हुआ है। तो स्टैक ओवरफ्लो आपका जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि इंटायरली ASP डॉट नेट और सी शार्प को यूज कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ASP डॉट नेट और सी शार्प जो है वो बहुत बड़े जो आपके सिस्टम्स हैं उनको इफ़िशिएंटली हैंडल कर सकता है। आपका जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, आपकी एज्योर की जो सर्विसेज हैं वो सी शार्प पर हैवली रिलाई करती हैं। और इनका जो डेवलपमेंट है उसमें सी शार्प का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन रहता है। तो आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो सी शार्प को सीख के। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो इस तरह के ऐप्स बनाते हैं वहाँ पर भी आप जो है वो आसानी से जा सकते हो। गेमिंग की हम लोगों ने बात की थी कि गेमिंग में जो है वो आपके पोकेमॉन जियो, जेनिस इम्पैक्ट, अमंग अस या फिर आपका यूनिटी जो है वो सी शार्प को यूज करते हैं। तो उधर भी आपको जो है वो काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप जाना चाहते हो। जो आपका जेमरीन है, आपका MAUI है, बेसिकली ये लोग भी जो सी शार्प को यूज करते हैं, जहाँ पर आप मोबाइल ऐप बना सकते हो, ट्रैकिंग ऐप जो बना सकते हो और आप जो है माइक्रो सर्विसेज और लॉजिस्टिक्स के ऐप्स बना सकते हो। तो आपका जो MAUI मोबाइल ऐप से वहाँ पर भी आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका यूज हो रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो MAUI जो है वो रिलीज किया है तो वहाँ पर भी सी शार्प एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, जिसको कि आप जो है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो। और उसके बाद जो अदर एंटरप्राइज हैं जैसे कि आपका बोइंग हो गया, आपका eBay हो गया, कैपेजेमिनी, अमेजन वेब सर्विस और आपका जो साइमेंस हो गया, ये बैकएंड के लिए बेसिकली क्या करते हैं, सी शार्प को कहीं ना कहीं यूज करते हैं, क्योंकि सी शार्प जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेस्टेड और बहुत ही ज़्यादा फीचर रिच लैंग्वेज है। तो इसको ये सारी कंपनियां भी यूज़ करती हैं। तो अगर आप सी शार्प और डॉट नेट जो है वो सीखते हो तो आप इन कंपनियों में भी जो है वो आराम से जा सकते हो। और ये तो जस्ट एक क्लैम्प्स है कि मतलब कितने, मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिए हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सी शार्प डॉट नेट को जो है वो यूज करके अपना काम करती हैं और उस पर जो है उनका काफ़ी ज़्यादा रिलायंस रहता है। कम्युनिटी सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो कम्युनिटी सपोर्ट में बेसिकली आपका जो है वो नूगेट पैकेज की अगर आप बात करो तो करीब करीब आपके जो है वो 4 लाख से ज़्यादा नूगेट पैकेज जो है वो आपके अवेलेबल हैं, जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट के अलावा कम्युनिटी में लोगों ने बनाए हैं और आपको जो है वो मिल जाते हैं सी शार्प को सपोर्ट करने के लिए। अगर आप जो है वो ASP डॉट नेट कोर या फिर जो है वो आप API या फिर जो है वो मिनिमल API कुछ भी बनाते हो तो वहाँ पे आपको जो है वो कई सारे जो है वो पैकेजेस मिलते हैं। और ये वो पैकेजेस की बात हो रही है कि जो आपके माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाए हैं, अदर जो आपकी कम्युनिटी है उन्होंने बनाए हैं और वो आपको जो है वो अवेलेबल हैं सी शार्प में यूज़ करने के लिए। इसका जो डेवलपमेंट है वो एक्टिवली हो रहा है और इसकी जो है वो एनुअल मेजर रिलीज आती है और बहुत सारी रिलीज जो है मिडिल में होती रहती है, जहाँ पे सिक्योरिटी पैचेज फिक्स वगैरह जो है चलते रहते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो एक्टिव डेवलपमेंट है। और इसमें जो फीचर्स हैं जैसे कि आपका अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन हो गया, इनहेंस्ड पैटर्न मैचिंग हो गई, आपका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आपका जो डॉट नेट को फ्रेमवर्क एज अ होल है उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग जो है वो बना रही हैं, ताकि आप जो है उसको एक एज अ स्ट्रांग कैंडिडेट समझ सकते हो अगर आप अपने करियर में उसको चूज करना चाहते हो। तो जो कम्युनिटी है करीब करीब आपकी जो है वो 12 मिलियन से ज़्यादा डेवलपर्स की कम्युनिटी है अराउंड द वर्ल्ड। और 12 मिलियन इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, तो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो तो आप इसको बिल्कुल जो है वो चूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पर जो है वो अकेले नहीं हो कि आप जो है वो इसको चूज़ करके गलती कर दोगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि डॉट नेट डेवलपर किसे कहते हैं और कौन कौन से कॉमन रोल जो है वो अवेलेबल रहते हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर डॉट नेट डेवलपर है क्या चीज़, ठीक है। तो उसको समझ लेंगे और कुछ रोल्स की हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो जो थिंकिंग हमारी रहती है क्या रहती है कि कोई भी अगर सी शार्प में कोड लिख रहा है तो हम लोग उसको कहते हैं कि डॉट नेट डेवलपर। इतनी सी बात नहीं होती है। जो आपकी सी शार्प है ये आपकी जो वो मेन लैंग्वेज है डॉट नेट की, ठीक है। लेकिन बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, बहुत सारे और एस्पेक्ट होते हैं जो एज अ डॉट नेट डेवलपर आप जो है वो करते हो और आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं। ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी नहीं है, पर ये सारी चीज़ें जो है इनमें से
कुछ 1 2 3 जो चीज़ें आप करते हो, तभी आप जो है वो डॉट नेट डेवलपर कहलाओगे। अगर आप सिर्फ सी शार्प में कुछ आपने जो है वो सिंपल सा कुछ प्रोग्राम बना दिया हेलो वर्ल्ड वाला, तो आप जो है वो फिर डॉट नेट डेवलपर नहीं हो, आपको जो है वो अपने आप को इन्हांस करना पड़ेगा। कुछ आपको ऐसी चीज़ें अपने स्किल सेट में ऐड करनी पड़ेंगी जो आपको ये कैपेबिलिटी दे कि आप अपने आप को डॉट नेट डेवलपर कह पाओ। तो क्या चीज़ होती है उसको बात कर लेते हैं। तो जो वेब ऐप्स आपके होते हैं, वो आप जो है वो डॉट नेट का यूज़ करके अगर बना सकते हो, तो आप जो है वो फिर डॉट नेट डेवलपर हो। एपीआई आप बना सकते हो, तो वेब ऐप और एपीआई आपको जो बनाना आना चाहिए। तो वेब ऐप्स में बेसिकली क्या होता है, आपका जो है वो यहाँ पर फ्रंट एंड भी होता है, एपीआई में फ्रंट एंड नहीं होता है, एपीआई को कंज्यूम करने वाला फ्रंट एंड देता है। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर आपके जो होते हैं, जैसे कि आपका एक्सेल एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके एंटरप्राइज लेवल पे यूज होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर आप जो है वो बना सकते हो, तब आप डॉट नेट डेवलपर कहलाते हो। ऐसे सॉफ्टवेयर को आप हैंडल कर सकते हो, उनको जो है वो आप मेंटेन कर सकते हो, इन्हांस कर सकते हो। आपके जो इंटरनल बिजनेस सिस्टम्स होते हैं, कि कुछ आपके जो है वो बिजनेस सिस्टम्स हैं जो आपकी कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करते हैं, तो आपको जो समझ में आना चाहिए कि उनका जो है वो लॉजिक किस तरह से काम कर रहा है और कैसे आप उनको जो है वो अपनी स्किल्स को जो है वो यूज करके उनको मैनेज मेंटेन और इन्हांस कर सकते हो। बैंकिंग ऐप्स, तो बैंकिंग ऐप्स आपके बेसिकली जो है वो यहाँ पर होते हैं, अलग से मेंशन किया है इनको। बैंकिंग ऐप में आपकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और करेक्टनेस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बैंकिंग के ऐप में जो आपका यहाँ पर 10,000 लिखा हुआ है, ये जस्ट आपका कोई नंबर नहीं है, दिस इज रियल मनी। तो वहाँ पर आपका कितना आपका जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ और किसके अकाउंट में कितना आपने जो है वो पैसा डाला, कितना निकाला, तो उसकी करेक्टनेस, उसकी रिलायबिलिटी और उसका जो है रोबस्टनेस, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। तो बैंकिंग ऐप्स जो है आप बनाते हो एज अ डॉट नेट डेवलपर, और आप जो है वो ईआरपी के जो आपके सिस्टम होते हैं, सीआरएम के जो सिस्टम होते हैं, वो भी आपके जो है वो डॉट नेट डेवलपर के जो आपका जो ब्रैकेट होता है उसमें आते हैं। जो क्लाउड ऐप होते हैं वो भी डॉट नेट डेवलपर्स बनाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप करते हो सी शार्प डॉट नेट का यूज़ करके। डेस्कटॉप ऐप्स और जो लेगेसी मेंटेनेंस होता है, ठीक है, तो आप जो है वो मेंटेनेंस और जो लेगेसी सिस्टम है उनको आप ऐसे मत समझो कि ये बेकार की चीज़ है, नहीं, वो आपके एंटरप्राइज में सिस्टम में एक बहुत की रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पे सिस्टम में हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मिलता है जिसको आपको मेंटेन करना है और जिसको आपको एनहांस करना है, तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आज से 20-25 साल पहले डेवलप किया गया था, अभी तक वो सॉफ्टवेयर चल रहा है। इसका मतलब है कि कुछ तो उसमें खास बात है, और उस खास बात को समझना एज ए डेवलपर और उसको मेंटेन करना और उसको इन्हांस करना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसको भी आप जो है वो कंसीडर करते हो एज ए डॉट नेट डेवलपर। अगर आपको ऐसा कोई सिस्टम मिलता है तो आप उसको जो है वो इन्हांस करते हो, उसको मेंटेन करते हो, उसको सपोर्ट करते हो। जो आपके बैकएंड सिस्टम होते हैं, तो बैकएंड सिस्टम बेसिकली क्या होते हैं, जहाँ पर आपके जो है वो बिजनेस लॉजिक रन होते हैं, बिजनेस रूल्स रन होते हैं, तो उनमें भी आप जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन करते हो एज ए डॉट नेट डेवलपर। और जो माइक्रो सर्विसेज होती हैं, जहाँ पर हम लोग जो है वो एक डेडिकेटेड जो आपका टास्क होता है उसके लिए एक डेडिकेटेड माइक्रो सर्विस होती है। जैसे कि अगर आप ई कॉमर्स की बात करो, तो आपका जो कार्ट सिस्टम होता है उसके लिए एक अलग माइक्रो सिस्टम सर्विस होती है। जो आपका पेमेंट सिस्टम होता है उसके लिए अलग माइक्रो सर्विस होती है। जो आपका नोटिफिकेशन सिस्टम होता है, जो ईमेल वगैरह भेजता है, उसके लिए अलग माइक्रो सर्विस होती है। तो ये सारी चीज़ें भी आप जो है एज ए डॉट नेट डेवलपर करते हो। तो सी शार्प का कोड आप जो है वो लिखते हो, दैट्स ओके, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करते हो, आप बहुत सारी चीज़ें करते हो। तो डॉट नेट डेवलपर इज़ अ बिग थिंग, और आपको जो है उसके लिए एकदम प्राउड फील करना चाहिए अगर आप जो है वो डॉट नेट में डेवलपमेंट करते हो या करना शुरू कर रहे हो या सीखना चाहते हो। हम लोग बात कर लेते हैं कि रोल्स जो है आपके क्या अवेलेबल रहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात बता दूं आपको कि रोल्स जो होते हैं आपके, वो कंपनी के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। कि अगर किसी कंपनी में आपको जो है वो एप्लीकेशन डेवलपर बोल देंगे और फिर बोलेंगे कि आप जो है वो डॉट नेट में डेवलप करो, तो आप सोचोगे यहाँ कहीं डॉट नेट का तो मेंशन ही नहीं है। तो ऐसे कुछ रोल होते हैं जो आपके जहाँ पर डॉट नेट नहीं होता है, जहाँ पे डॉट नेट आपको दिखता नहीं है, लेकिन आप काम कहाँ करते हो, डॉट नेट में ही करते हो। तो जैसे आपको SSE बोल दिया जाए, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो यहाँ पे आपका जो है वो डॉट नेट के बारे में कुछ भी नहीं है, आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो स्किल होती है उसका एक अलग से आपका रोल होता है, और यहाँ पर ये आपका जो है वो जॉब टाइटल है। तो आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जो डॉट नेट का यूज करके एप्लीकेशंस बनाता है, आप जो एप्लीकेशन डेवलपर हो जो डॉट नेट का यूज करके एप्लीकेशन बनाता है। तो ऐसे भी रोल होते हैं। बट डॉट नेट जैसे कि आप समझ लो जूनियर डॉट नेट डेवलपर, अभी आप फ्रेशर हो, एज ए जूनियर डेवलपर ज्वाइन करोगे, और उसके बाद धीरे धीरे आप जो है प्रोग्रेस करोगे, और फिर आप जो है वो एप्लीकेशन डेवलपर, सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर बनोगे। फिर आपका जो है वो बैकएंड डेवलपर बोल के, तो यहाँ पे बेसिकली बैकएंड डेवलपर का क्या मतलब हो गया कि आप जो है वो फ्रंट एंड को भूल जाओ, वो आपसे नहीं करवाया जाएगा। पर रियल टाइम में क्या होता है, जब आप कंपनी में जाते हो तो वो आपसे जो है वो बैकएंड करवाएंगे आपको आपको बोलेंगे फ्रंट एंड भी सीख लो, फ्रंट एंड भी आपसे करवाएंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, थोड़ा एक्स्ट्रा आपके पास काम भी आ सकता है। बट बैकएंड डेवलपर का रोल मतलब क्या हो गया कि आप जो बैकएंड लॉजिक बनाओगे, बिजनेस लॉजिक बनाओगे, बेसिकली आपका फ्रंट एंड से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। फिर होता है आपका फुल स्टैक डेवलपर। तो फुल स्टैक डेवलपर बेसिकली क्या होता है कि आपका जो है वो बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों को जो है वो
हैंडल करता है, दोनों को जो है वो डेवलप करता है। फिर आपका ASP.NET कोर वेब डेवलपर, तो वेब डेवलपर भी बेसिकली जो है वो फुल स्टैक के जैसा होता है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में आपका फ्रंट एंड बैक एंड जो है वो दोनों ही आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है वो एज अ फुल स्टैक डेवलपर काउंट किया जाता है, बट ये भी आपका जो है वो एक रोल हो सकता है। फिर आपका होता है API डेवलपर, तो API डेवलपर बेसिकली जो है वो बैक एंड डेवलपर जैसा होता है, वो आपका बिजनेस लॉजिक बनाता है और कोई भी फ्रंट एंड जो है वो नहीं बनाता है, पूरा लॉजिक आपका API में रहता है। तो यहाँ पर जो बैक एंड डेवलपर है बेसिकली आप यहाँ पर जो है वो फ्रंट एंड छोड़ के बाकी आप जो है वो MVC भी कर सकते हो, वहाँ पे आपका जो है वो बी नहीं रहेगा, व्यू नहीं रहेगा, कोई और बना के देगा आपको। बट यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आप जो है वो व्यू बनाते ही नहीं हो, सिर्फ आप मॉडल और कंट्रोलर बनाते हो और आप जो है वो बिजनेस लॉजिक बनाते हो। फिर जिसको कंज्यूम करना होता है एपीआई, वो अपना जो है वो क्या करता है, अपना जो भी उसका व्यू बनाना होता है, जो भी प्रेजेंटेशन लेयर बनानी होती है, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। फिर जैसे हम लोग डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये भी रोल होते हैं। यहाँ पर आपकी स्किल्स जो होती है वो आपकी डॉटनेट से रिलेटेड होती है, आपकी C# से रिलेटेड होती है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। एप्लीकेशन सपोर्ट मेंटेनेंस डेवलपर हम लोगों ने बात किया था, जो लेगेसी सिस्टम को आप सपोर्ट करते हो। उसके बाद में एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपर, आप जो है वो कोई ऐसा एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो जो आपका डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्राइजेज यूज करेंगे, काफ़ी बिग और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन आप जो है वो डेवलप कर रहे हो, उस टीम का आप पार्ट हो, तो आप जो है वो एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपर भी आपको जो है वो एक रोल दिया जा सकता है। क्लाउड एज्योर फोकस .NET डेवलपर की आप जो है वो क्लाउड में डेवलपमेंट करते हो, और आप जो है वो फिर सीनियर डेवलपर, टेक लीड और आर्किटेक्ट जो आपका है, फिर आपका जो है वो ब्रीफली एक लॉन्ग टर्म पाथ हो जाता है कि आप यहाँ से चलते चलते शुरू किए और आप जो है वो काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो गया, तो फिर धीरे धीरे आप जो है वो प्रमोट होते जाओगे और आपका रोल जो है वो चेंज होता जाएगा। बट ये कुछ ग्लिम्स ऑफ रोल्स है जो अवेलेबल होते हैं। तो रोल्स के लिए बेसिकली बहुत परेशान नहीं होना है। आपका जब इंटरव्यू शेड्यूल होता है तब आपको जो है वो क्लैरिटी मिलती है कि आपकी क्या स्किल्स वहाँ पर पूछी जाएंगी और क्या इंटरव्यू आपको देना है और फिर किस तरह का प्रोजेक्ट आप काम करोगे। तो जो स्किल्स आपकी होती हैं उसी प्रोजेक्ट पे आपको अलाइन किया जाता है। देन फर्दर उस प्रोजेक्ट की नीड के हिसाब से आपको बोला जाता है कि आप न्यू स्किल्स सीखो, जो कि एक इसेंशियल चीज़ है, हर किसी को न्यू स्किल जो वो सीखनी पड़ती है और सीखनी चाहिए भी। आपको ग्रो करना है तो आपको न्यू स्किल्स सीखने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो आप शुरू करते हो एज ए जूनियर डेवलपर और फिर धीरे धीरे आप अपने आप को जो वो इंप्रूव करते रहते हो। आपको जॉब मिलती है तो आपका प्रोजेक्ट आपको इंप्रूवमेंट के चांस देता है कि ये स्किल रिक्वायर्ड है तो ये सीख लो, और सीखना हमारे ऊपर होता है, हम प्रोडक्टिवली जाके सीखते हैं तो हमें जो है उसका बेनिफिट मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि फ्रेशर्स जो है वो करते हैं, जो उनको नहीं करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर लोग करते हैं, हम लोग भी करी हैं और उसके बाद हम लोगों ने उनसे सीखा है और फिर हम लोग आगे बढ़े हैं, तो भाई मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप जो है वो क्या करते हो कि एक साथ सब कुछ सीखना चाहते हो। अभी आप जो है वो डेटाबेस भी सीख रहे हो, आप जो है वो एपीआई भी सीख रहे हो, आप एमवीसी भी सीख रहे हो, आप जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क भी सीख रहे हो, आप जो है वो लिंक भी सीख रहे हो, सारी चीज़ें एक साथ सीखना चाहते हो, एक ही दिन में सब खत्म करके पूरा एकदम जो है वो आज ही आज जो है पूरा डेवलपमेंट फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे। ऐसा नहीं करना होता है, ये चीज़ आपको जो है वो अवॉइड करनी है। इससे बेसिकली क्या होता है कि आपको कुछ देती नहीं है बेसिकली, बल्कि आपको पीछे और खींच लेती है। कि आपने एक टॉपिक शुरू किया, मान लो कि आपने जो वो ऊप्स शुरू किया, अब आपने 2 दिन ऊप्स पढ़ा, फिर आपको लगा कि अरे आपको तो ऊप्स एकदम से आने लगा, फिर आप जो वो डेटाबेस में मूव कर गए, आपने छोड़ दिया उसको, तो वो ऊप्स का कॉन्सेप्ट आपका कभी क्लियर ही नहीं हुआ। जब आपको रियल टाइम पे यूज़ करना पड़ेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे अभी कैसे करना था, ये इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, आपका पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हो रहा है, आपका जो है वो मेथड हाइडिंग कैसे हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि आपने उसको कभी पूरा किया ही नहीं था। तो आपको उसको जो है वो पूरा करना है और फिर आपको जो सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करना है। तो वो सिस्टमेटिक तरीका भी मैं आगे आपको बताऊंगा, एक ब्लूप्रिंट जैसा मैं आपको बना के दूंगा जिसको कि आप जो है वो फॉलो कर सकते हो। उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, बट आप जो भी चेंजेस करो उनको आप फॉलो करो। कि आपने अपने लिए कुछ एक रोड मैप बनाया है, आप अपना खुद का रोड मैप बना लो और उस रोड मैप को आपको जो है वो फॉलो करना चाहिए। दूसरी जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है कि दे डू नॉट फॉलो द रोड मैप। तो फ्रेशर्स क्या करते हैं, वो रोड मैप फॉलो नहीं करते हैं, क्या करते हैं, रैंडम टॉपिक पकड़ लेते हैं। आज हमारा मन है हम ये पढ़ेंगे, फिर कल हमारा मन है हम वो पढ़ेंगे। ऐसे नहीं होता है। एक रोड मैप बनाओ और उस रोड मैप को फॉलो करो, तब आप जो है वो सही तरीके से डेवलपमेंट सीख पाओगे। क्योंकि क्या है कि ये एक स्किल है जिसको आपको डेवलप करना होता है। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ कोई मिरेकल नहीं है कि आप जो है क्या करो कि आपने जो है वो आज शुरू किया और फिर आपने जो सीख लिया, और आप अपने आप को जो है वो कुछ एक्स्ट्रा, आपको जो है वो एडवांस मान के नहीं चलना कि मैं एकदम से एकदम और लोगों से अलग हूँ। आप हो सकते हो कि आपकी जो है वो कुछ चीज़ें डिफरेंट हों, बट मेहनत जो सबको करनी पड़ती है और एक लॉजिकल जो तरीका होता है सबको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपको जो जो नेचुरल टैलेंट है, जो नेचुरल स्किल है, उस पर भी आपको डाउट होने लगेगा। तो एक रोड मैप बनाओ और उसको फॉलो करो। फ्रेशर्स ये नहीं करते हैं तो उनको जो है वो फिर प्रॉब्लम होती है बाद में।
जो आपकी लर्निंग बेसिकली होती है इस तरह की आपको कंफ्यूज कर देती है। और क्या होता है कि आप कंप्लीट सिस्टम आपका जो है वो कभी काम उस तरह से नहीं करता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको चीज़ें इस तरह से करनी चाहिए कि आप एक कंप्लीट सिस्टम बनाओ और उस सिस्टम को समझो और फिर उसके साथ में आप जो है वो काम करो, तब आपको समझ में आएगा कि बाकी चीज़ें आपकी जो है वो किस तरह से काम कर रही हैं। तो हमेशा जो है एक चीज़ कंप्लीशन में होनी चाहिए। आपको जो है वो डिस्क्रीट तरीके से उनको नहीं करना है कि हमने जो है वो यहाँ पर एक चीज़ करी फिर इसको छोड़ दिया फिर दूसरी चीज़ करी, ऐसा नहीं। एक लिंक होना चाहिए, एक लॉजिकल जो है वो लिंक होना चाहिए कि ये खत्म किया, इसके बाद लॉजिकली ये फिट बैठता है, फिर लॉजिकली ये फिट बैठता है। तो जब एक लॉजिकल फिक्स रहेगा तो आपकी चीज़ें कनेक्टेड रहेंगी, तो आप जो है वो फिर उसको जो है वो एक साइकिल बना पाओगे कि हाँ, आपको आपने जो पिछली बार पढ़ा था वो भी आपका यूज हो रहा है, तो जो है रिवाइज होता रहता है। आप टोटली डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो आपका जो भी कोई काम नहीं आएगा, आपने जो पढ़ा था वो आप भूल जाओगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। जंपिंग बिटवीन टेक्नोलॉजी आपको नहीं करना होता कि आपने जो वो 6 महीने सी शार्प सीखा, फिर आपको लगा इसमें तो जॉब नहीं है तो आप जो जावा पे चले गए, फिर 6 महीने जावा सीखा, फिर लगा इस पे जॉब नहीं तो पाइथन पे चले गए। तो ये नहीं करना है आपको, जो है वो थोड़ा सा जो है वो धैर्य रखना है और अपनी स्किल्स जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सीख रहे हो उसमें स्किल अपनी इंप्रूव करो। और जब आपका इंटरव्यू होगा और आपका स्किल होगी और जब क्वेश्चन को जब वो प्रिसाइसली आंसर कर पाओगे और जब इंटरव्यूअर देखेगा कि हाँ, आपको नॉलेज है, तो इनमें से किसी भी लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको किसी भी लैंग्वेज में जो है वो जॉब मिल जाएगी। उसके बाद लर्निंग विदाउट प्रोजेक्ट जो है वो आपके फ्रेशर जो है ये मिस्टेक करते हैं कि सीधे या तो जो है आर्टिकल पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, ट्यूटोरियल देखेंगे, प्रोजेक्ट कभी नहीं बनाएंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप प्रोजेक्ट नहीं बनाते हो तो आपने जो सीखा है उसको आप अप्लाई कहाँ कर रहे हो? और जब अप्लाई नहीं कर रहे हो तो जब अप्लाई आप नहीं करोगे तो आप उसको जो है वो लर्निंग आपकी सुपरफिशियल रहती है, आपके ब्रेन में सेट नहीं होती है वो, क्योंकि आपने कभी उसको जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। और जब आपको इम्प्लीमेंट करना होता है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्यों? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन आपको सारी जो स्किल होती है उसको जो है इम्प्लीमेंट करने का मौका देता है। आपको जो है वो प्रोजेक्ट अपना सेटअप करना है, फिर आपको जो है वो डेटा टाइप डिसाइड करना है, आपको अपनी क्लास बनानी है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, आपको जो है वो उसको इनहेरिट करना है, फिर आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है, सारी चीज़ें आपकी यूज होती है। तो प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, आपकी सारी स्किल्स को वो यूज करवा देता है और आपको कॉन्फिडेंस आता है कि कैसे चीज़ें जो है वो एक एक करके कनेक्ट हो रही हैं, कैसे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं और कैसे आपका जो है वो कंप्लीट सिस्टम काम करता है। तो लर्निंग विदाउट प्रोजेक्ट जो है वो आपकी किसी काम की नहीं होती है। आपको प्रोजेक्ट जो है हमेशा बनाना चाहिए, भले ही आप मिनी प्रोजेक्ट करो, फिर उसके बाद में आप मीडियम बनाओ, फिर आप जो है वो आगे बढ़ो, पर प्रोजेक्ट जरूर करो। प्रोजेक्ट को जो छोड़ना कोई भी जो है वो समझदारी वाली बात नहीं है। इग्नोरिंग एसक्यूएल, एसक्यूएल को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है कि वो डॉट नेट डेवलपर हैं या जावा डेवलपर हैं तो एसक्यूएल काम नहीं आएगा। एसक्यूएल आपका जो है वो कदम कदम पे काम आता है और कदम कदम पे जरूरी पड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि सब कुछ जो है वो डेटा ही है। और डेटा आपका जो है वो कहाँ सेव होता है, आपके डेटाबेस में सेव होता है। और डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए आपकी जो मेन लैंग्वेज है वो आपकी एसक्यूएल ही है, ठीक है। जो आपके नो सिक्वल आ गए हैं उनमें आपकी जो है वो अलग चीज़ है, बट अभी भी एसक्यूएल जो है आपका प्रोमिनेंट डेटाबेस लैंग्वेज है जो कि आपको आनी चाहिए और उसको आपको जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक और जो फंडामेंटल चीज़ होती है कि इग्नोरिंग द बेसिक्स, आपको बेसिक जो है वो इग्नोर नहीं करने। तो बेसिक का मतलब क्या है, जैसे आपको जो है वो प्राइम नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो आपका है वो आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है और कैसे आपको उसको जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, प्राइम नंबर कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको जो है वो डेटा टाइप पता होना चाहिए, आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन पता होना चाहिए, आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको इफ़ एल्स पता होना चाहिए। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो आपको जो है वो पता होनी चाहिए कि कैसे आप जो है वो बेसिक करते हो। तो बेसिक्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। आप सोचो कि आप एक प्रोग्राम का जो है रट्टा लगा लोगे, उससे आपका काम नहीं चलेगा। आपने एक प्रोग्राम रट लिया तो चलो ठीक है, इंटरव्यू हुआ और आपने एक प्रोग्राम रटा था बता दिया और आपका मान लो सिलेक्शन भी हो गया। जब प्रोजेक्ट में जाओगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो कंपनी जो है वो आपसे एक्सपेक्ट करेगी, आपसे प्रोडक्टिविटी की एक्सपेक्टेशन रखती है। और आप जब प्रोडक्टिव नहीं रहोगे तो फिर आपको क्या बोला जाएगा कि आप जो या तो लर्निंग करो, अपने आप को इंप्रूव करो, और नहीं तो फिर आप जो है वो आप कोई और जॉब ढूंढ लो अपने लिए। तो जो आपकी कंपनीज होती हैं उनका यही रूल होता है कि वो आपको सैलरी देती हैं तो बदले में आपको कुछ काम करना होता है। तो इसलिए आपको अपनी स्किल्स पे काम करना, अगर आप अपनी स्किल पे काम करोगे आपको जॉब भी मिलेगी और आप प्रोजेक्ट भी कर पाओगे, आप ग्रो भी कर पाओगे। अगर आप जो है वो लर्निंग पे ध्यान नहीं दोगे, स्किल पे ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ जो है वो रटने पे ध्यान दोगे, तो क्या होगा, कोई भी जो है वो आपको वहाँ पर सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि अभी सक्सेस मिल रही है, पर वो एक्चुअली आपकी सक्सेस नहीं होगी, जो आपको लेटर ऑन पता चल जाएगा। कॉपिंग कोड ब्लाइंडली, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉपिंग कोड ब्लाइंडली, ये चीज़ नहीं करनी है। आप जो है इंटरनेट पे जाते हो, आपने कोई आर्टिकल देखा, ठीक है, मान लो कि प्राइम नंबर का आर्टिकल देखा और आपने पूरा कोड उठाया एकदम से, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंडली कॉपी कॉपी करना। आपको लॉजिक कभी समझ ही नहीं आया। आप जो इंटरनेट पे जाते हो, पढ़ते हो, हर कोई पढ़ता है, बट आप क्या करो, पीसेस ऑफ कोड उठाओ और उनको रखो
और जब आप पीस आप कोड उठाओगे, उनको रखोगे, तो क्या होगा, कुछ आपको एरर आएगी। उस एरर को आप समझो कि वो एरर क्यों आ रही है, फिर अगली लाइन वहाँ पे रखो तो वो एरर नहीं आएगी, कुछ और एरर आएगी, और जो एरर पहले आ रही थी वो चली गई। तो अब देखो कि क्या चेंजेज वहाँ पर हुए। तो एक एक करके आप पीस बाय पीस जो है कोड रखोगे और उस पर थोड़ा सा टाइम दोगे, उसको समझोगे कि क्या एरर आ रही थी, कैसे रिजॉल्व हुई, इस लाइन ऑफ कोड में ऐसा क्या है जिसने एरर को रिजॉल्व कर दिया। तो आपको वो सारी चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी कि ऐसे आपका प्रोग्राम जो है वो बन रहा है। पूरा का पूरा कोड उठा के आप कॉपी पेस्ट कर दोगे, कोड आपका रन हो जाएगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा, आपको लर्निंग जीरो रहेगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो आपको जो अपनी लर्निंग की अप्रोच जो है वो चेंज करनी चाहिए। ब्लाइंडली आपको कोड को जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। चेजिंग शॉर्टकट फॉर जॉब, ये आपको जो है वो नहीं करना है। आप क्या है, आजकल बहुत चल रहा है कि एआई के थ्रू इंटरव्यू करवा देते हैं, या फिर आप जो है वो कोई और जो है वो ऐसी तरीका आप लगा रहे हो जो आपको नहीं लगाना चाहिए। तो वो आपको नहीं करना है। आप अपनी स्किल पे जो है वो आप काम करो, और अगर आप स्किल्ड हो तो आपको जॉब जो है वो मिल ही जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना रिज्यूम जो है वो प्रिपेयर करो सही से, आपका रिज्यूम अप टू डेट होना चाहिए। वहाँ पर आपके रियल प्रोजेक्ट जो आपने किए हैं, रियल प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी कंपनी में जाके ही रियल प्रोजेक्ट कर सकते हो। रियल प्रोजेक्ट आप खुद से भी कर सकते हो। आप इंटरनेट पे सर्च करो कि आपको जो है वो कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे, उनको आप करो, और करने के बाद उनको गिटहब पे जो है वो क्या करो, अपलोड कर दो, और फिर उसका लिंक जो है वो लिंक्डइन पे शेयर करो, और लिखो कि आपने अपने प्रोजेक्ट में जो है वो क्या किया। तो इससे क्या होगा कि वो प्रोजेक्ट आपका जो रहेगा वो आपने खुद किया रहा होगा, उसके बारे में आप थोड़ा डिस्क्राइब करोगे। आपको जो है 4-5 जो पन्ने हैं उनका उतना लेख नहीं लिखना है। अगर आप जो है वो एक पेज का भी लिख के वहाँ पे डिस्क्राइब कर दोगे कि मेनली ये प्रोजेक्ट जो है वो क्या करता है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, और आपने बेसिकली इसमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो आप वहाँ पर जो 2-3 चीज़ें लिख दोगे तो उतना पर्याप्त रहता है ये बताने के लिए कि आपके पास क्या स्किल है। कोई आपसे जो तुरंत प्रोजेक्ट करवा के नहीं देखता है, बस छोटे छोटे चीज़ें पूछते हैं और देखते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंटली और कितना प्रिसाइसली जो है उनको आंसर कर पा रहे हो। और उसके बाद क्या होता है कि फिर आपको जो है उसी हिसाब से जॉब मिलती है, और उसी हिसाब से आप जो जाते हो और प्रोजेक्ट में जो है वो काम करते हो। फिर आपका क्या है कि आप ट्यूटोरियल मोड में जो स्टिक हो जाते हो। तो जो फ्रेशर्स होते हैं बेसिकली उनका क्या होता है कि ट्यूटोरियल मोड जब ऑन हो जाता है तो बेचारे उसी लूप में फंस जाते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप जो है वो इस चैनल पे आए और आपने ट्यूटोरियल देखना शुरू किया, आपको बड़ा मजा आया, आप देखते रहे। फिर आपको लगा कि अच्छा अभी पूरा नहीं हुआ, चलो हम लोग चलते हैं चैनल 2 पे, और यहाँ पे ट्यूटोरियल देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे शुरू शुरू में मजा आया, अब लगा कि यार एक कुछ और सीखना चाहिए। फिर गए चैनल 3 पे, यहाँ भी ट्यूटोरियल देख रहे हैं। अब ट्यूटोरियल ही देख रहे हो, ठीक है, देखे जा रहे हो देखे जा रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो। ट्यूटोरियल आप कहीं भी देखो, ठीक है, चैनल 1 2 3 4 कहीं भी देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप जो है वो खुद बैठ के वहाँ पर कोड नहीं करोगे, प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे, तब तक आप जो है वो कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको ट्यूटोरियल देखना जो है वो अच्छी बात है, लेकिन उसके लूप में फंसना अच्छी बात नहीं है। ट्यूटोरियल देखो, खुद कुछ इंप्लीमेंट करो, ट्यूटोरियल देखो, कुछ इंप्लीमेंट करो, एक माइलस्टोन बनाओ कि मुझे यहाँ पर जो है वो 3 वीडियो देखने हैं, उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट करना है, यहाँ पर मुझे 2 वीडियो देखने फिर प्रोजेक्ट करना है। एक माइलस्टोन होना चाहिए। आपको 50 वीडियो देखने के बाद आप सोचो कि नहीं 50 वीडियो खत्म करूंगा, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट करूंगा, ऐसा कोई ना, कोई ऐसा पढ़ाता है और ना ये पढ़ाने का सही तरीका है, ठीक है। तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि 50 वीडियो के बाद आपको प्रोजेक्ट करवाया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो वो फिर आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। आप जो है उस पर टाइम वेस्ट ना करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप जो है प्रोजेक्ट करने पे जो है फोकस करो, लर्न करो प्रोजेक्ट करो, लर्न करो प्रोजेक्ट करो, लर्न करो प्रोजेक्ट करो, बस ये लूप आपका चलते रहना चाहिए। इससे क्या रहेगा, आपकी लर्निंग भी जो है वो लाइव रहेगी, और आपका लर्निंग जो है वो आपके दिमाग में अंदर तक सेव हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आएगा। इसको आप अप्लाई करो, फिर कमेंट करके बताना कि आपको जो है वो कितना चेंज देखने को मिला, ठीक है। और अगला जो पॉइंट होता है आपकी, आप जो जॉब सर्च करते हो तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने सर्च किया और उसके बाद में सोचा कि अभी कॉल्स नहीं आ रहे, मार्केट डाउन है, चलो हटा दो, कोई नहीं। नहीं, सर्च करते रहो आप जो है वो 2 महीना 3 महीना 4 महीना लर्निंग करते रहो, सर्च करते रहो। ऑब्वियसली आपको जो है एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई तो कॉल आएगी, कोई ना कोई तो इंटरव्यू की कॉल आपको मिलेगी, और उसके बाद कोई ना कोई इंटरव्यू आप क्रैक भी कर लोगे। सारे कोई नहीं क्रैक कर पाता है, पर ऐसा नहीं कि आप करते रहोगे तो कभी क्रैक नहीं कर पाओगे, बिल्कुल आप जो है वो कर पाओगे। हम लोग देख लेते हैं कि रोड मैप, ये आपका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। सारा ही वीडियो इंपॉर्टेंट है, बट ये आपको जो जरूर समझ लेना चाहिए कि किस तरह से आप जो है वो चीज़ों को फॉलो करो। और ये ब्लूप्रिंट मैंने बनाया है अपनी समझ के हिसाब से, इसमें आप जो है वो बिल्कुल मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो पीपीटी है बेसिकली ये आपको सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब व्हाट्सएप चैनल पर जो मिल जाएगी, तो आप वो व्हाट्सएप चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पर इसको जो है वो ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ से आप इस पीपीटी को उठा सकते हो। तो इस पीपीटी के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है फाउंडेशन की, ठीक है। फाउंडेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप समझो जब आप घर बनाते हो तो घर में क्या करते हो, सबसे पहले छत बना देते हो क्या? छत नहीं बनाते हो, सबसे पहले आपका फाउंडेशन बनता है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे फाउंडेशन बनाते हो, और उसके बाद में जो है चीज़ें धीरे धीरे आप जो है वो दीवार बनाते हो, फिर पिलर्स बनाते हो, फिर जो भी आपको करना होता है, फिर आप यहाँ पे जो छत बनाते हो, फिर आपका घर बन के तैयार होता है। तो वैसे ही अगर आपको एक सेफ एंड सिक्योर घर बनाना है तो आपको जो है वो तरीका फॉलो करना पड़ता है, और वही चीज़ आपकी होती है
किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में यहाँ पे हम लोग C#.NET की बात कर रहे हैं। अगर आपको अपना सेफ और सिक्योर और कॉन्फिडेंट स्किल जो है वो बिल्ड करनी है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप फाउंडेशन से शुरू करोगे। आप सीधा जो है वो कहीं जंप नहीं कर जाओगे कि चलो ठीक है मैं क्लाउड ऐप बनाता हूँ। क्लाउड ऐप बनाना कूल लग सकता है, लेकिन तब कूल होना चाहिए जब आपको पता हो कि इस क्लाउड ऐप में बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, आप उसके जो जो बिट्स एंड पीसेस हैं उनको समझ पाओ और किसी को समझा पाओ, तब आप वो चीज़ करो। और वो चीज़ आप कब कर पाओगे, जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। बेसिक्स कब क्लियर होंगे, जब आपने बेसिक जो है वो ठीक से किए होंगे। तो आप जो है फाउंडेशन की बात करो, और फाउंडेशन में आपको जो है वो C# जो कोर लैंग्वेज है, जहाँ पर आपके C# के जो कीवर्ड्स होते हैं, जो आपके लूप्स होते हैं, आपके कंडीशनल होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर होते हैं, आपका जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन होता है, आपका जो स्टैक और हीप होता है, आपका वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप होता है, ये जो सारी चीज़ें आपकी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। कैसे आप जो है वो चीज़ों को मैनेज करते हो, कैसे आपकी बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग होती है, कहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस हिंडर होती है, कहाँ से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, कहाँ पर आप जो है वो जेनरिक्स यूज कर सकते हो, और कहाँ पर आप जो है वो एरे यूज करते हो, कहाँ पर आप जो है वो अलग अलग तरह की जो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरह की जो आपको वहाँ पर जो कंस्ट्रक्ट मिलते हैं, जो आपकी चीज़ें मिलती हैं, उनका यूसेज आपको जो पता होना चाहिए कि कैसे आपको जो है वो यहाँ पर आपको केस स्टेटमेंट यूज़ करना है, यहाँ पर आपको इफ एल्स यूज़ करना है, यहाँ पर आपको टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करना है, यहाँ पर आपको जो है वो कंडीशन चेक करनी है, कहाँ पे आपका नल आ सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है कब आती हैं, आप जब बेसिक जो है वो समझते हो। जब बेसिक समझते हो तो आपको चीज़ें जो है वो बहुत क्लियर दिखती हैं कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, फिर आप बेहतर लॉजिक बना पाते हो। और बेहतर लॉजिक जो है वो क्या करता है, एक बेहतर एप्लीकेशन की जो है वो फाउंडेशन होता है कि आप जब आपके लॉजिक्स क्लियर हैं, आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, तो आप बहुत अच्छा ऐप जो है वो बना पाओगे। और जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए, तब आप क्या करो, तब आप जो आपके ऊप्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वहाँ पर जाओ। आप समझो कि क्लास क्या होती है, क्लास में प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे आप फील्ड बनाते हो, कैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, कैसे आप इनहेरिटेंस करते हो, कैसे पॉलीमॉर्फिज्म करते हो, कैसे इंटरफेसेस काम करते हैं, कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस काम करती हैं, वो सारी चीज़ें समझो। तो एक के बाद एक चलोगे, उसके बाद में आप जो है देखोगे कलेक्शंस कैसे काम करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे काम करती है, लिंक कैसे काम करती है, एसिंक एबेट कैसे काम करते हैं, इनका बेसिक्स आप समझ लो। एसिंक एबेट के बेसिक्स ही आपके लिए काफ़ी रहेंगे फाउंडेशन में, उसके बाद आप आगे उनको और इन्हेंस कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप तरीके से सीखोगे तो आपको जो बहुत मज़ा आएगा, और आपकी चीज़ें जो है वो सही से बनेंगी, आपका एप्लीकेशन जो है वो सही से बनेगा। फेज 2 में हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस की बात करते हैं। डेटाबेस को आपको कभी भी छोड़ना नहीं है, हमेशा डेटाबेस को कंसिडर करके चलना है। अगर आपको जो है डेटाबेस की बेसिक समझ नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। डेटाबेस आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए। तो एसक्यूएल सर्वर या फिर आपका जो भी डेटाबेस है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो डॉटनेट डेवलपर्स होते हैं, बेसिकली वो एसक्यूएल सर्वर उनके बहुत क्लोज होता है, क्योंकि वही नेटिवली वहाँ पर यूज होता है। तो सिक्वल सर्वर जो है वो आपको आपको आना चाहिए, और आपको एटलीस्ट आपको जो है वो बेसिक्स पता होना चाहिए कि आपका टेबल जो है कैसे बनता है, व्यू कैसे बनता है, फंक्शन कैसे बनता है, स्टोर प्रोसीजर कैसे बनता है, ट्राई कैच ब्लॉक आप कैसे लगाते हो, कैसे जो चीज़ें बेसिक होती हैं आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आप जो है वो सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हो, कैसे वेयर क्लॉज लिखते हो, कैसे हैविंग क्लॉज लिखते हो। तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इस चैनल पे मैंने जो है वो C# पे एक ट्यूटोरियल किया हुआ है पूरा, एक पूरी प्लेलिस्ट है, और आपका सिक्वल सर्वर पे भी मैंने जो है वो कंप्लीट प्लेलिस्ट की हुई है, तो आप जाके देख सकते हो। अगला आपका पॉइंट है क्रड। तो क्रड इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्यों बहुत क्रड की बात होती रहती है, जहाँ देखो वहाँ क्रड की बात होती रहती है। तो क्रड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लो यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। फिर मान लो एक यहाँ पे प्रोडक्ट आपका जो है ऑब्जेक्ट है। फिर आप यहाँ पे मान लो कि एक और ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम लोग ले लेते हैं कि आपका एम्प्लॉय हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और उसके अलावा हम लोग यहाँ पर जो है वो ले लेते हैं एक एक जो है वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट ले लेते हैं। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट आपके हैं, बेसिकली आप यहाँ पे क्या टास्क कर सकते हो, क्या आपके दिमाग में आएगा। तो पहला आप आएगा कि चलो चेक करते हैं कि एम्प्लॉय कौन है, यानी एम्प्लॉय को आप फेच करते हो, यानी कि रीड करते हो। दूसरा आएगा नया एम्प्लॉय ऐड करना है, तो चलो ऐड करते हैं। कुछ गड़बड़ हो गया तो अपडेट करना, चलो अपडेट करते हैं। अब इसकी ज़रूरत है तो क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये जो आपके कोर ऑपरेशन है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये आपके जो कोर ऑपरेशन होते हैं, जो किसी भी आपकी एंटिटी पे होते हैं, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे आपका जो है वो स्टूडेंट हो, या कोई और आपकी एंटिटी हो। तो ये कोर ऑपरेशन है जो कहीं भी होते हैं। इसके अलावा कई और ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे कि आपको जो है वो आपको सारे के सारे एम्प्लॉय रीड करने हैं, आपको जो है वो स्पेसिफिक एम्प्लॉय रीड करना है, आपको जो है एम्प्लॉय में पूरा एम्प्लॉय जो है वो नहीं अपडेट करना है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ अपडेट करनी है, आपको पैच यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ें बात की बातें हैं। लेकिन जो क्रड बेसिकली होता है, ये आपका लगभग लगभग हर एंटिटी पे जो है वो आपका यूज होता है। और क्यों यूज होता है, क्यों मैंने आपको बताया, इसलिए क्रड आपका इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन आपका जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मान लो यहाँ पे आपकी एम्प्लॉय की टेबल है, यहाँ पे आपकी जो है वो डिपार्टमेंट की टेबल है, और एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का अगर आपको डेटा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो ज्वाइन लगाना पड़ेगा। और ये ज्वाइन आपको जो है वो आना चाहिए कि आप जो है वो ज्वाइन कैसे लगा सकते हो। स्टोर प्रोसीजर आपके पता होने चाहिए। अगर आपने कोई क्वेरी लिखी है, ठीक है, वो क्वेरी आपकी यहाँ पे रन होनी है,
और यही क्वेरी आपकी जो बार बार रन होनी है, तो उस क्वेरी को आप क्या कर सकते हो, एक स्टोर्ड प्रोसीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपका जो है वो प्री कंपाइल्ड कोड होता है, जिसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, सिक्योरिटी भी जो है वो बेटर होती है, तो वो आपको जो है वो कन्वर्ट करना आना चाहिए। बेसिक्स ऑफ डेटाबेस डिजाइन आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप टेबल बनाते हो, अगर आपको एम्प्लॉय की टेबल बनानी है, तो बेसिकली आपको वहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो रखनी चाहिए, क्या कॉलम होने चाहिए, क्या डेटा टाइप होना चाहिए, तो बेसिक लेवल पे आपको पता होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल्स अभी नहीं भी पता है तो ठीक है, पर एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर आप कुछ बिल्डअप कर पाओ। आप जो है ऐसा ना हो कि मैंने इसको कभी सीखा ही नहीं, तो वो चीज़ आपको जो है वो अवॉइड करनी होती है। हम लोग बात कर लेते हैं कि थर्ड फेज हमारी, अब आप जो है वो वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, कि आपने जो है बेसिक एक फाउंडेशन सीख लिया, बेसिक डेटाबेस सीख लिया, कुछ क्रेड वगैरह कर लिए। अब आप जो वेब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हो, जहाँ पे आपको HTTP का बेसिक पता होना चाहिए कि HTTP क्या होती है, कैसे स्टेटलेस होती है, कैसे HTTP रिक्वेस्ट सेंड करी जाती है, कैसे रिस्पॉन्स आता है। बहुत सारी चीज़ें आप जो है समझो उनको, और देखो कि किस तरह से आपके जो है वो हेडर्स काम करते हैं, और किस तरह से आप जो है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर सकते हो, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर ASP.NET कोर के बेसिक्स पता होने चाहिए कि ASP.NET कोर क्या है, कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है, कैसे आपकी पाइपलाइन बनती है, कैसे आप JW टोकन जो बनाते हो, और कैसे आप जो है वो ग्लोबल एरर पेज वहाँ पर लगाते हो, तो वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर आपको जो है वो पता होना चाहिए कि आपका जो है वो मॉडल कैसे होता है, व्यू कैसे होता है, और आपका जो है वो कंट्रोलर कैसे काम करता है, कैसे रिक्वेस्ट कंट्रोलर में आती है, कैसे आपका गेट पुट पोस्ट मेथड कॉल होते हैं, और कैसे आप वहाँ पर जो है कुछ और लॉजिक कर सकते हो। API आपको पता होनी चाहिए। हमेशा आप जो है वो व्यू नहीं बनाते हो, कभी कभी आप जो सिर्फ डेटा पे काम करते हो, और जो है वो जेसन फॉर्मेट में डेटा दे देते हो, जिसको व्यू बनाते रहो, तो वहाँ पे आप API बनाते हो, तो API बनाना आपको जो है वो आना चाहिए। उसके अलावा जो राउटिंग आपकी है, वो राउटिंग आपको पता होनी चाहिए। राउटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? राउटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी रिक्वेस्ट आपकी जो राउटिंग के थ्रू ही जाती है। राउट आपका प्रॉपर राउट होगा, तो आपको जो है वो राउट टेबल में वहाँ पे रहेगा, और जो आप URL में डालोगे वो आपका यहाँ पे वैलिडेट होगा, और उसके बाद फिर आपको जो स्पेसिफिक जो आपकी पेज होगा या आपका जो रिसोर्स होगा आपको मिलेगा। इसलिए आपको राउटिंग के बेसिक्स भी जो है वो पता होने चाहिए। फिर मॉडल बाइंडिंग, जब आप जो है डेटा डिस्प्ले करवाते हो अपना व्यू के ऊपर, तो आप क्या करते हो, आपका जो व्यू होता है वो मॉडल के साथ बाइंड होता है, फिर वहाँ पे डेटा आप एक्सेस करते हो, तो आपको मॉडल बाइंडिंग पता होनी चाहिए। डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको जो वो ये पता होना चाहिए। आप देखो कि आपकी फेज 4 जो रियल वर्ल्ड आपके इसेंशियल हैं, रियल वर्ल्ड इसेंशियल का मतलब क्या होता है कि जो आपके एक्चुअली यूज होते हैं रियल टाइम में, जब कंपनी में जॉब कर रहे हो तो तब आपके यूज होते हैं, तो जो कंपनीज आपसे करवाएंगी वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप जब कंपनी में नहीं हो, सीख रहे हो, तभी भी आपको सीखना है, क्योंकि सीखोगे उसके बाद कंपनी में करोगे। पर कंपनी में सारी चीज़ें यूज होती है, जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क आप जो है वो यूज करोगे, तो कंपनी में आपका एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो यूज होता है। फिर आपका ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन आपका जो है वो यूज होता है, कि आपको जो है वो जो भी आपके ऐप होते हैं वो सिक्योर होने चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब आपके ऐप सिक्योर करने होते हैं तो क्या करते हो, आप ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन लगाते हो, और इसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया इसी चैनल पे, तो आप जो है उसको देख सकते हो। लॉगिंग आपकी इंपॉर्टेंट होती है। लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि किसने लॉगिन किया, कब लॉगिन किया, क्या ऑपरेशन किया, और कब लॉग आउट किया, तो ये आपकी लॉगिंग होती है कि आपका जो एक यूजर था उसने अभी लॉगिन किया, फिर यहाँ पर जो है उसने इसको एक्सेस किया, ये चीज़ें करी, और फिर इस टाइम पे लॉग आउट कर दिया। तो इस लॉग से हमें मालूम होता है कि कहाँ पर किसने क्या एक्टिविटी करी, इसलिए आपकी लॉगिंग जो है इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद वैलिडेशन, कि आपका कोई फॉर्म है यहाँ पर, और उस फॉर्म पर आपका ईमेल है और पासवर्ड है, और अगर आपके यहाँ पे कोई बटन दिया हुआ है, कोई बटन अगर क्लिक करता है विदाउट प्रोवाइडिंग दीज वैल्यू, तो वैलिडेशन यहाँ पे ट्रिगर होना चाहिए, आपको आना चाहिए कि आपने वैल्यू नहीं दी हैं। जब आपने वैल्यू दे दी, तो उसके बाद फर्दर वैलिडेट होगा कि आपने जो वैल्यू दी ईमेल की, क्या वो प्रॉपर ईमेल है कि नहीं है, तो आपका वैलिडेशन भी जो है वो आपका प्रॉपरली वहाँ पर होना चाहिए। तो वैलिडेशन भी आपका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको समझ में आना चाहिए। एरर हैंडलिंग, आपका जो एप्लीकेशन है प्रॉपरली रन हो गया, और आपका रन हो रहा है, और यहाँ पर कोई एरर आती है, तो आपका एप्लीकेशन क्रैश नहीं होना चाहिए, वो आपका जो है वो यूज़र को प्रॉपरली कुछ मैसेज देना चाहिए। तो ग्रेसफुली जो है वो फॉल बैक करना चाहिए किसी भी एक मैकेनिज्म पे, जहाँ पे यूजर को जो है वो मैसेज मिले। आपका एप्लीकेशन किसी भी कंडीशन में ब्रेक नहीं होना चाहिए, और ये कब नहीं होता है, जब आप चीज़ों को तरीके से करते हो और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते हैं। गिट और गिटहब आपका जो है वो अब बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स में से एक है, कि आपका जो वर्जन कंट्रोल है, तो आपने कोड कोई आपने जो इंटरप्राइज में लिखा, तो आपने कोई कोड लिखा, और वहाँ पर अगर आपका गिट सिस्टम यूज नहीं हो रहा है, वर्जन कंट्रोल यूज नहीं हो रहा है, तो पुराना वाला कोड आपका ओवरराइड हो जाता है, और आप वहाँ पर कभी वापस नहीं जा पाते हो। इसलिए आपका गिट और गिटहब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने जो कोड लिखा, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, तो हम लोग हमेशा जो है वो पुराने कोड पे, प्रीवियस कोड पे वापस जा पाएंगे। कम से कम हमारा जो कोड चल रहा था वो तो चलेगा, नया फीचर हम लोग बाद में भी ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका वर्जन कंट्रोलिंग नहीं होगा, तब क्या होगा कि आपने पुराने को रिप्लेस कर दिया, तो अब फिर पुराना तो गया, कहीं बचा ही नहीं। तो वो चीज़ जो है वो अवॉइड करनी होती है, इसलिए जो है वो गिट और गिटहब का यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो एक बेसिक मैंने बता दिया। उसके अलावा आपके पास जो है वो ब्रांचिंग, मर्जिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपकी जो है वो गिट और गिटहब में होती हैं, जिनको कि आपको जो है वो
जो चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो रियल वर्ल्ड में यूज होती है, तो इनको आपको जो है वो सीखना चाहिए। अगर आप जो है वो डॉट नेट डेवलपर बनने की सोच रहे हो तो ये सारी स्किल्स आपको जो है वो आनी चाहिए और एक तरीके से आनी चाहिए, जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर और बोनस एक बता देता हूँ कि आपको जो फेज 5 में अब आपको क्या करना है। फेज 5 में आप कोई फ्रंट एंड फ्रेमवर्क ले लो आपकी पसंद का, आप जो लो एंगुलर ले लो, आप जो है वो रिएक्ट ले लो और उसको सीख लो। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो जो आपकी जॉब मिलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप जो है वो सिर्फ डॉट नेट में बैकएंड का काम कर सकते थे, आपको जो है वो एंगुलर भी आता है, आपको रिएक्ट भी आता है। मतलब रेगुलर रेगुलर रिएक्ट दोनों आने की जरूरत नहीं है, दोनों आते हैं तो अच्छी बात है। दोनों को एक साथ नहीं करना है, अलग अलग करना, अगर करना भी है तो अगर इनमें से कोई अगर आपको आता है तो एडेड एडवांटेज ये रहता है कि आपको आपका जो जो हायरिंग जो आपकी कंपनी सोचती है कि अगर हमारे पास मान लो कि एंगुलर का रिसोर्स नहीं है या रिएक्ट का रिसोर्स नहीं है, तो ये बंदा वहाँ पर जो है वो फिलअप कर सकता है। भले आपको फिलअप करना हो या ना करना हो, बट आपका स्किल रहती है तो उसके बेसिस पे आपको प्रायोरिटी मिलती है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आजकल क्लाउड जो है वो हर जगह यूज हो रहा है, तो क्लाउड के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि आपका जो है वो आप जो है आप AG900 आपका एक होता है, AG900 जो आपका एक सर्टिफिकेशन होता है, उसको आप जो है वो कर सकते हो, जहाँ पे आपको क्लाउड के बेसिक सिखाए जाते हैं कि आपका वर्चुअल मशीन क्लाउड में क्या होता है, कैसे आप वेब ऐप जो है वो डिप्लॉय करते हो। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी तो अच्छा रहता है। और जो क्लीन आर्किटेक्चर है उसके आपको बेसिक पता होने चाहिए कि आपका जो है वो एक यहाँ पर जैसे कि आपका कंट्रोलर है, कंट्रोलर आपका जो है वो सर्विस को कॉल करेगा, सर्विस आपकी जो है वो रिपॉजिटरी को कॉल करेगी, रिपॉजिटरी आपका जो है डेटाबेस को कॉल करेगी। तो सबका अपना एक जो है वो काम है और सेपरेशन ऑफ कंसर्न, कंट्रोल अपना काम करेगा, सर्विस अपना काम करेगी, रिपॉजिटरी अपना काम करेगी और डेटाबेस अपना काम करेगा। तो ये बेसिकली एक क्लीन आर्किटेक्चर है जिसके बेसिक्स आपको जो है पता होने चाहिए। हम लोगों ने इसी चैनल पे टास्क मैनेजमेंट API की है, उसमें हम लोगों ने प्रॉपरली क्लीन आर्किटेक्चर को जो है वो फॉलो किया है, वो हमारी प्रोडक्शन ग्रेड API है। तो उसको आप जो है वो जाके देख सकते हो, कोई उसमें आपको जो है वो आइडिया मिलेगा। फिर आपको डॉकर के बेसिक्स आने चाहिए जो कि ऑप्शनल हैं। तो डॉकर बेसिकली क्या है? डॉकर आपका जो है कंटेनर सिस्टम है, जहाँ पर आप जो है वो कंटेनराइज करके अपने ऐप्स को जो है वो डिप्लॉय कर सकते हो। तो डॉकर अगर आपको आता है, बेसिक्स अगर उसके पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो उनको आप बाद में सीख सकते हो। पर ये जो पूरा सेक्शन है ये आपका जो है वो ऑप्शनल है, बोनस है। अगर इनमें से आपको कुछ भी आता है तो वो आपके लिए एडेड एडवांटेज होगा। आपको जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना प्राइमरी जो फेजेज हैं उनको कंप्लीट करने के बाद आप जो है वो इस बोनस फेज में से कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर से सीख लें। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारी जो सैलरी होती है और जो अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। तो इनको भी हम लोग यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो सैलरी की बेसिकली हम लोग बात कर लेते हैं कि सैलरी जो है बेसिकली क्या होती है। बिगिनर्स काफ़ी परेशान रहते हैं सैलरी को लेके। तो सैलरी को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ लो कि आपका जो पहला पैकेज होता है वो आपकी फाइनल वैल्यू नहीं होता है, ठीक है? ये बात हमेशा याद रखना कि जो आपका पहला पैकेज होता है वो आपका पहला पैकेज होता है, वो आपकी फाइनल वैल्यू नहीं होती है। इसलिए आप जो है वो सैलरी के चक्कर में ज़्यादा परेशान मत होना कि अरे मुझे तो जो है वो इतना पैकेज मुझे एक्सपेक्टेड था, इतना नहीं मिला। पैकेज आपको मिलता है, आपको थोड़ा सा जो है वो कभी कभी क्या है कि शुरू में हम लोगों को वो पैकेज मिल जाता है जो हमें डिजायर्ड होता है, पर ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही रेयरली होता है, ठीक है? पर क्लोज टू वॉट यू आर थिंकिंग आपको मिल जाएगा। और आपको अपनी स्किल जो है उस पर ध्यान देना है, स्किल बिल्डिंग पे ध्यान देना है। और फिर धीरे धीरे आप अपना पोटेंशियल रियलाइज करोगे। और जब अपना पोटेंशियल आप रियलाइज करोगे तो आपको उसी प्रपोर्शन में, उसी जो है वो आपका उसी तरीके से आपकी सैलरी जो इंक्रीज होगी और आप अपनी सैलरी से जो है वो फिर धीरे धीरे सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ मेरी सैलरी जो है वो सही है मेरी स्किल्स के हिसाब से। तो आपको जो है वो सैलरी आपकी कहाँ डिपेंड करती है बेसिकली, इसका इसका मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि सैलरी आपको कहाँ डिपेंड करती है, कैसे अपनी सैलरी आप जो है वो उसके चांसेस बढ़ा सकते हो कि आपको हायर सैलरी मिले, ठीक है? तो क्योंकि कोई भी सैलरी आपकी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो सकती। आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है? आपने 50 के ले लिया, ठीक है? मे बी आपके लिए सही हो, किसी के लिए नहीं होगा। आपने जो है वो 100 के ले लिया, मे बी किसी के लिए सही हो, आपके लिए नहीं होगा। तो सैलरी जो है वो अलग अलग होती है। और सैलरी को आपको इंक्रीज कैसे करना, उसके चांसेस कैसे बढ़ाने हैं सैलरी को इंक्रीज करने के, तो मैं कोई एक आइडियल फिगर नहीं दे सकता हूँ कि आपको इतनी सैलरी एज अ फ्रेशर मिलेगी, ठीक है? ये कोई आइडियल फिगर नहीं है। फ्रेशर पे सैलरी जो है वो वेरी करती है। वो जो कंपोनेंट जिनके हिसाब से सैलरी आपकी जो है वो बढ़ सकती है, वो स्किल्स उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि अपनी सैलरी जो है वो उस पर आप काम कर पाओ। सबसे पहले आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स कितनी है। अगर आपने जो है वो कई सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं और आपको प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, और प्रोजेक्ट का मतलब फिर से मैं मेंशन कर दूं, जरूरी नहीं कि आप किसी कंपनी में प्रीवियसली काम करें तभी आपने प्रोजेक्ट किए हैं। अगर आपने एज अ फ्रेशर भी कई सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं और आप जो है वो सही से अपना जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी सैलरी जो है वो थोड़ी सी हायर ही रहेगी। फ्रेशर्स में एक ब्रैकेट होता है, मिनिमम मैक्सिमम, ये फ्रेशर्स को दिया जाएगा। तो अगर आपने जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं और आप अच्छे से आंसर कर पा रहे हो तो आपका चांस रहेगा मैक्सिमम की तरफ ज़्यादा रहेगा।
कि आपको जो फ्रेशर्स की मैक्सिमम सैलरी होती है आप उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करोगे, क्योंकि आपने जो है वो अच्छे से अपना इंटरव्यू दिया है और आपके पास प्रैक्टिकल स्किल हैं। और जब आपको जॉब मिल जाएगी और जब प्रोजेक्ट में जाओगे और जब आप वहाँ पे परफॉर्म करोगे, क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्किल्स हैं, तो परफॉर्म करोगे। तो जब परफॉर्म करोगे तो बेसिकली क्या होगा कि आपको जो है वो और ज़्यादा वहाँ पर इंक्रीमेंट के चांस रहेंगे। आप सोचो कि अगर आपको जॉब मिल गई, आपको सैलरी पहले से ही कम मिली थी और आपके पास कोई स्किल खास थी नहीं, अब आप प्रोजेक्ट में गए, वहाँ पे परफॉर्म भी नहीं कर पाए, तो आपका जो है वो फिर इंक्रीमेंट भी नहीं होगा। तो स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी स्किल पे सबसे ज़्यादा फोकस करो कि आपको अपनी स्किल्स कैसे बढ़ानी है, और स्किल्स में भी प्रैक्टिकल स्किल जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दो कि आपने थ्योरी पढ़ी, ठीक है थ्योरी ज़रूरी होती है, लेकिन प्रैक्टिकल और ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप प्रैक्टिकल ज़रूर करो। उसके बाद इंटरव्यू की परफॉर्मेंस आपकी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल स्किल है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप जो बता पाओगे बच्चे से। बट फिर भी आप जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, इंटरव्यू के प्रॉस्पेक्ट से, और प्रैक्टिकल जो है वो भी करो, तो आपको जो है वो आपके सैलरी के चांसेस बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन पे आप जो है वो काम करो। कम्युनिकेशन का मतलब क्या, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी जो जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने समझे हैं, उनको एक्सप्लेन करना। किसी ने आपको बोला कि प्राइम नंबर क्या होता है, आप एक्सप्लेन करो। तो आप जो है वो कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पता है और आप उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो एक्सप्लेन आप कैसे करते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो, वो डिपेंड करता है। क्लाइंट ने आपको कुछ रिक्वायरमेंट बताई और आपने उसको समझा, और जब समझ के आप अपने क्रॉस क्वेश्चन पूछते हो, तो वो क्रॉस क्वेश्चंस आपको जो है वो उनके आंसर मिलते हैं। तो जो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रही है, वो बेसिकली इसलिए हो रही है कि आप वो समझो जो करना चाहिए या जो होना है प्रोजेक्ट में, जो आपको करके देना है। और आप कम्युनिकेशन के दौरान आप वो चीज़ पूछ पाओ जो चीज़ आपको पूछनी है, जो आपको क्लियर नहीं है। तो अपना आइडिया जो है वो कम्युनिकेट करना, अपना आइडिया एक्सप्लेन करना, ये बेसिकली जो है वो कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन एक अलग चीज़ होती है और लैंग्वेज एक अलग चीज़ होती है। तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन को हम लोगों को जो है कंफ्यूज नहीं करना है। लैंग्वेज पे आप अलग से काम करिए, वो भी ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन पे आप अलग से काम करिए, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अपनी चीज़ें जो है आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। उसके बाद इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट क्वालिटी। तो अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है और वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट किए हैं और उनकी प्रोजेक्ट क्वालिटी जो है वो बढ़िया है, तो आपकी सैलरी के चांसेस जो है वो बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसे आपकी सिटी और कंट्री के हिसाब से सैलरी वेरी करती है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप ये मत सोचना कि कोई जो है वो किसी और कंट्री में है, उसको ज़्यादा पैकेज मिल रहा है, और आप किसी और कंट्री में हो, आपको कम पैकेज मिल रहा है। यहाँ पर आप कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपकी सिटी और कंट्री बदल जाती है तो वहाँ पर सिचुएशन बहुत सारी बदल जाती हैं। अलग अलग सिटी में अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं, और अलग अलग कंट्री में अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं। तो उनके हिसाब से सैलरी अगर वेरी करे, तो उसके लिए आपको जो है वो डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी स्किल्स पे काम करिए, और आप जो है वो अपनी कंट्री में, अपनी सिटी में भी बेहतर सैलरी जो है वो पा सकते हैं। कंपनी के साइज पे भी कभी कभी जो है वो डिपेंड करता है। क्या होता है, कभी कभी जो आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आपको हायर पैकेज दे देते हैं, और जबकि लार्जर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आपको कम पैकेज देते हैं। कभी कभी उल्टा भी होता है कि आपको लार्जर बड़ा देता है, स्मॉल छोटा देता है, डिपेंड करता है। बट पैकेज जो है उसके पीछे आपको ब्लाइंडली नहीं भागना है कि हमको बहुत ज़्यादा सैलरी चाहिए। कंपनी की स्टेबिलिटी भी देखना, प्रोजेक्ट भी देखना कि किस तरह के प्रोजेक्ट पे आपको काम करने को मिल रहा है, और उसके साथ जो है सैलरी भी देखना। सिर्फ सैलरी के पीछे मत भागना। पता लगा 2 महीने सैलरी मिली, 2 महीने बाद जो है कंपनी बंद हो गई, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर योर फर्स्ट पैकेज डजंट डिसाइड योर फाइनल वैल्यू। आपकी फाइनल वैल्यू को आपको रियलाइज करना पड़ता है, एंड आई एम श्योर कि यू विल रियलाइज दैट वैल्यू। उसके बाद में डॉट नेट का जो फ्यूचर है वो क्या है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका फ्यूचर जो है वो सेफ है डॉट नेट में या नहीं सेफ है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है फ्रेशर्स को इस बारे में कि अगर वो डॉट नेट सीखेंगे तो आज से 5 साल बाद, 8 साल बाद क्या होगा, क्या वो स्टिल रिलेवेंट रहेगा। तो देखो क्या है कि अभी तो रिलेवेंट है, एक्टिव डेवलपमेंट है, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड और कंपनी सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो अभी भी आपका जो है वो स्ट्रांग करियर पाथ है, लेकिन आपको इसको सही तरीके से सीखना पड़ेगा। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से आपको जो चीज़ों को सीखना चाहिए, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो आपको सही तरीके से सीखना है, तब आपके लिए जो ये एक रिलेवेंट और स्ट्रांग करियर पाथ है। अगर आप इसको सही से नहीं सीखते हो, तो फिर आपके लिए जो फिर इतना रिलेवेंट रहेगा और ना जो है वो स्ट्रांग रहेगा। और ये चीज़ आपकी जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में लागू होती है। तो वाई डॉट नेट इज स्टिल रिलेवेंट, क्यों रिलेवेंट अभी भी है? तो एंटरप्राइज पे यूज होता है, ट्रस्टेड बाई मेनी स्टेबलाइज्ड कंपनीज। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ट्रस्ट करती हैं। स्ट्रांग बैकएंड इकोसिस्टम है। तो आपका जो सी शार्प है, बेसिकली ये 2001 के आसपास जो है वो इन्वेंट हुआ था, और तब से चला आ रहा है। तो करीब करीब 26 साल से जो है वो सिस्टम बन रहे हैं इनमें। और सी शार्प आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच, रोबस्ट और रिलायबल और टाइम टेस्टेड आपकी लैंग्वेज है, तो वो आपकी चल रही है। और आपका जो डॉट नेट कोर है, बेसिकली डॉट नेट कोर भी आपका जो है वो
2015 के आसपास आया था, तो इसको भी करीब करीब 10 ईयर्स हो गए और ये जो है स्टिल इवॉल्विंग, और ये भी जो है इसने भी अपनी बर्थ जो है प्रूव की है, और ये भी जो है काफ़ी स्ट्रांग जो है आपका फ्रेमवर्क है। तो आपका जो सिस्टम बेसिकली है बैकएंड आपका जो है काफ़ी स्ट्रांग है, और माइक्रोसॉफ्ट की इसको जो है वो बैकिंग है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो आपका इसको सपोर्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर भी आपको जो है एक कंपनी की बैकिंग मिलती है जो कि आपकी टेक्नोलॉजी में एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद क्लाउड के साथ आप इसको बहुत अच्छे से जो है इंटीग्रेट होता है, एज्योर के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट होती है आपकी सी शार्प। तो इसलिए भी जब तक आपका एज्योर क्लाउड आप वहाँ पे जाते हो तो आप जो है वो अच्छे से यूज कर सकते हो, तो इसलिए भी इसका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि क्लाउड भी अभी आपका जो है वो ग्रो कर ही रहा है। तो जैसे जैसे क्लाउड ग्रो करेगा आपका जो है वो सी शार्प उसके साथ साथ ही जो है वो चलता रहेगा, तो भी कहीं जाने वाला नहीं है। ASP.NET कोर आपका जो मॉडर्न है और फास्ट है, और अब ये जो है आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब अब इसको जो है वो नई एबिलिटी दी गई है, तो अभी तो एबिलिटी दी गई है, उसका यूज किया जाएगा, तो अभी जो है काफ़ी साल तक ये चलने वाला है। और बहुत सारे जो लिगेसी सिस्टम है स्टिल आपके जो है वो यूज होते हैं, सी शार्प यूज करते हैं, और जो मॉडर्न सिस्टम है वो भी आपके सी शार्प में बन रहे हैं। तो दोनों लिगेसी प्लस मॉडर्न सिस्टम आपको जो है वो मिलेंगे सी शार्प में, डॉट नेट में। तो आप जो सी शार्प डॉट नेट को अगर आप सीखना चाहते हो 2026 में तो सीख सकते हो। अब देख लेते हैं कि क्यों सेफ नहीं है। अगर आप जो है वो डॉट नेट सीखना चाहते हो तो वो भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप कब सेफ नहीं हो, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ सिंटैक्स जो है वो मेमोराइज करते हो और चाहते हो डॉट नेट डेवलपर आप बनोगे, तो फिर आप जो है वो सेफ जोन में नहीं हो। तो सिंटैक्स का मतलब क्या कि हम लोग प्राइम नंबर की बात कर रहे थे, आपने प्राइम नंबर को याद कर लिया, फिर आपने इवन नंबर को याद कर लिया, फिर आपने ऑड नंबर को याद कर लिया, आपने 3 प्रोग्राम याद कर लिए, इंटरव्यू दिया, आप पास हो गए। उसके बाद क्या करोगे, आपने कभी जो है वो सिंटैक्स सीखा ही नहीं, कभी अपने प्रोग्राम बनाए ही नहीं, कभी प्रोजेक्ट बनाए ही नहीं। जब आप वहाँ पे जाओगे आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो आपको जो फिर जो है वो बोला जाएगा कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, अपने लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढ लो। तो सिंटैक्स आपको मेमोराइज नहीं करना। अगर आप सिंटैक्स मेमोराइज करते हो तो फिर आप सेफ जोन में नहीं हो, आप जो फिर बाहर आ जाओगे, आपको जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपको जो है वो क्या करना है, प्रॉपर लर्निंग करनी है, स्किल बिल्डिंग करनी है। सिर्फ आपको ट्यूटोरियल जो है वो नहीं देखने, ऐसा नहीं कि आपने जो है ये वाला वीडियो देख लिया, आप बहुत हाईली मोटिवेटेड हो गए और उसके बाद आपने कुछ किया ही नहीं करना है, ठीक है। मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन के साथ में प्रैक्टिकल आपको करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ट्यूटोरियल देखने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। वीडियो देखो और उनको इंप्लीमेंट करो, प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। नॉट बिल्डिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बार बार इसको मेंशन किया, फिर से मैंने अलग से मेंशन किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोजेक्ट नहीं बनाते हो तो आपका नॉलेज कभी परमानेंट नहीं होगा। जो परमानेंट नहीं होगा आपका, तो फिर आप जो है रियल टाइम प्रोजेक्ट पे भी काम नहीं कर पाओगे। नॉट लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपको पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको पहले आपको छोटे छोटे जो लॉजिकल पार्ट हैं उनमें आपको ब्रेक करना आना चाहिए, और फिर जो आपने सोल्यूशन बनाया है ब्रेक करके, उसको आपको जो है फिर एक कंप्लीट सोल्यूशन में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए कि पहले आप उसको ब्रेक करो और फिर उसको जो है वो इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको जो है वो आनी चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करनी होती है, लर्निंग करनी होती है। आपको जो है वो जो आपका एरिया है, जो भी आपका बिजनेस का एरिया है उसका नॉलेज हो, और आपको अपनी टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, तब आप जो है वो समझ पाओगे। तो जैसे फिर से आते हैं प्राइम नंबर पे, तो प्राइम नंबर आपको कब पता होगा, जब आपको मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, और उसके बाद में आपको सी शार्प में पता होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, कि हमको जो है वो इंटीजर में एक नंबर चाहिए, फिर हमको उसको डिवाइड करना है, उसका हमको मॉडल निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो जब आपको जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस आपको बिजनेस फील्ड पता होती है, तब क्या करते हो, तब आप जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो। और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक स्किल ये भी है कि आपको ये पता हो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। इवन सबसे पहले आपको ये पता है, प्रॉब्लम आपको मिली तो आप देखो कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाओगे, आपको पता ही नहीं है कि ये जो प्राइम नंबर है आपका जो मैथ्स में होता है कि हिस्ट्री में होता है, तो आप क्या ही सॉल्व कर पाओगे। तो आपको चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए कि आपका प्राइम नंबर मैथ्स में होता है, जाके उसका कॉन्सेप्ट चेक करो, देखो, और फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे कैसे उसको आपको जो है वो इंप्लीमेंट करना है, वो आपको वहाँ पर जो है वो सीखना पड़ेगा। तो आप जो है फिर क्या करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सीख जाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। कभी कभी बड़ी कंपनियां होती क्या करती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बेस पे हायर कर लेती हैं, और फिर उसके बाद में आपको लैंग्वेज जो बाद में सिखा देती हैं। बट अगर आपको पहले से पता है देन दिस इज वेल एंड गुड, ठीक है। नॉट लर्निंग एपीआईज, एपीआई आपको पता होना चाहिए, डेटाबेस आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपके मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड सिनेरियो आजकल हो रहे हैं वो आपके एपीआई और डेटाबेस वहाँ पर बहुत यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका एंगुलर और रिएक्ट आपके जो आ गए हैं, अब क्या है कि फ्रंट एंड के लिए बेसिकली यही यूज होते हैं। अब बैक एंड के लिए आपका क्या यूज होता है, आपका एपीआई यूज होता है। तो एपीआई आपको आना चाहिए, और डेटा आपका हमेशा जो कहाँ रहा है वो डीबी में रहा है, तो डीबी आपको आना चाहिए। तो एपीआई और डीबी आपको जो वो आना चाहिए। और जो आपका रियल वर्ल्ड आर्किटेक्चर होता है कि किस तरह से आप चीज़ों को जो है वो
वहाँ पर रखते हो, कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, वो आपको उसका एक बेसिक आइडिया जो है होना चाहिए। तब आप जो है वो सेफ जोन में रहोगे। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप जो है वो सेफ नहीं हो, फिर चाहे वो डॉट नेट हो या कोई और हो। तो ये चीज़ें आपको इन पर जो है वो काम करना चाहिए। और यहाँ पर जहाँ जहाँ नॉट नॉट लगा है उसको हटा के जो है लर्निंग कर लो। तो आपको जो है वो सब लर्न करना है। अगर आप ये नहीं देख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। Can you get into big companies with .NET? Yes, absolutely you can. बिग कंपनीज डोंट हायर बेस्ड ऑन फ्रेमवर्क। अभी हमने डिस्कस किया था कि वो सिर्फ फ्रेमवर्क के बेस पे हायर नहीं करती। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से आती है तभी भी आपका जो चांस बनता है। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका क्लीन कोड, सिस्टम अंडरस्टैंडिंग की बात कर लेते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो आपको समझ में आना चाहिए कि कोई सिस्टम बेसिकली क्या करता है। जैसे क्लेम प्रोसेसिंग का सिस्टम है तो वो क्लेम प्रोसेसिंग का सिस्टम कैसे क्लेम प्रोसेस करता है, आपको जो है वो चीज़ें पता होनी चाहिए। आपका जो है वो कोई और सिस्टम है तो आपको उस सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम बेसिकली जो है वो काम कैसे कैसे करता है। अभी आपको जो है वो डीप टेक्निकल नॉलेज में नहीं जाना है। सिस्टम का जो एक एंड यूजर व्यू होता है वो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे जाना है तो ये होता है, वहाँ पे जाना तो वो होता है। तो इससे आपको एक सिस्टम समझ में आता है। जब सिस्टम समझ में आता है तो आप लॉजिक सही से बना पाते हो कि कहाँ पर क्या चीज़ हमें फिट करनी है। तो सिस्टम समझ में आना चाहिए। एपीआई और बैकएंड के फंडामेंटल आपको जो है वो आने चाहिए, तब आप जो है वो बिग कंपनीज में जा सकते हो। डीबी स्किल्स मस्ट आनी चाहिए, कम्युनिकेशन मस्ट आनी चाहिए, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। आपका खुद का बनाया प्रोजेक्ट हो, इंटर्नशिप हो या किसी प्रीवियस कंपनी का हो। अगर आप फ्रेशर हो तो प्रीवियस कंपनी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो आपका खुद का हो या इंटर्नशिप का हो, वो प्रोजेक्ट आपका वहाँ पर होना चाहिए। एंड कंसिस्टेंसी इन लर्निंग एंड जॉब सर्चिंग बोथ। आपको जो कंसिस्टेंटली जो है वो लर्न करना है और कंसिस्टेंटली आपको जो है वो जॉब सर्च करना है। तो ये दो चीज़ आपको कंसिस्टेंटली जो है वो करने हैं। और कंसिस्टेंटली आपको प्रोजेक्ट भी जो है बनाते रहना चाहिए। अगर आप जो है वो एक महीने में एक प्रोजेक्ट भी बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है वो कुछ लर्न किया और फिर आपने जो है एट द एंड ऑफ द मंथ एक प्रोजेक्ट बनाया। एक महीने अगर आपको कम लगता है तो कम से कम 2 महीने में एक प्रोजेक्ट तो आप जो बना ही सकते हो। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मत बनाओ कि आपको जो है वो पूरा का पूरा कहीं जाकर डिप्लॉय करना है, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उतना प्रोजेक्ट आप जो है वो जरूर से बनाओ। फाइनल रोड मैप हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे और उसको रिव्यू कर लेंगे कि फाइनल आपका व्हाट टू डू फ्रॉम टुडे। सबसे पहले तो आप बेसिक सीख लो, आज से शुरू कर दो और बेसिक सीखो। और बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक पे आप जितना ज़्यादा टाइम दे दोगे उतना अच्छा रहेगा। और बेसिक को आप जो है बार बार रिव्यू भी करते रहो क्योंकि जो लैंग्वेज होती हैं वो अपडेट होती रहती है। तो बेसिक में भी कुछ चीज़ें ऐड करती रहती हैं वो कि आप जो है वो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर सकते हो, डॉलर सिंबल यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और उसके बाद आप कम से कम 2 प्रोजेक्ट तो बनाओ ही, ठीक है। जब आप बेसिक सीख लो तो 2 प्रोजेक्ट कम से कम बनाओ और उनको गिटहब पे अपलोड करो। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, मैं आपको एक बहुत पावरफुल चीज़ समझाता हूँ। आपने बेसिक सीखा, आपने प्रोजेक्ट बनाया, फिर आपने उसको गिटहब पे अपलोड किया। ये आपका एक सीक्वेंस सा बन गया, एक लॉजिकल सीक्वेंस बन गया कि आपको बेसिक पता है, आपने प्रोजेक्ट में उसको अप्लाई किया और आपने गिटहब पे उसको अपलोड किया। अब जहाँ पे यहाँ पे जो कोई बंदा देखेगा आपका प्रोजेक्ट, आपसे पूछेगा तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे क्योंकि आपने खुद किया, आपने बेसिक सीखा, प्रोजेक्ट बनाया और फिर आपने उसको गिटहब पे डाला। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, जो भी क्वेश्चन है उनको प्रिपेयर करो। कभी भी आपको बिना प्रिपेयर किए इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है। आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं तभी भी, और ना बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप बनाओ जरूर और बनाने के बाद भी प्रिपेयर करो। बट अगर आपने नहीं बनाया तभी भी आप प्रिपेयर करके इंटरव्यू देने जाओ और अप्लाई करो कंसिस्टेंटली और लर्निंग करो कंसिस्टेंटली। तो आप जो है वो अच्छे से चीज़ें सीख पाओगे और जो आप अचीव करना चाहते हो वो आप ये जो है अचीव कर पाओगे। अब जो है फाइनली आपको क्या करना है, फाइनली आपको जो है वो वीडियो को लाइक करना है और उसको शेयर करना है। जिनको भी ज़रूरत है उनको साथ शेयर कर दो। चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। और अपनी फीडबैक जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, काफ़ी देर जो है लगातार बोलना पड़ता है। उससे पहले पीपीटी बनानी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, डेटा निकालना पड़ता है ताकि सही जानकारी आप तक पहुँचे। तो कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर से दो। आपका फीडबैक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मोटिवेशन इज़ रियली नीडेड। और इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग एंड जॉब सर्चिंग। और अगर कोई भी आपको जो है वो क्वेश्चन, कोई भी कंसर्न रहता है, देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे हमारा पेज है और हमारा जो है वो वहाँ पर एक फेसबुक ग्रुप भी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा जो है वो व्हाट्सअप चैनल भी है, सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब के नाम से सारा है, पूरा ब्रांड कंसिस्टेंसी है। आपका चैनल सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब और फेसबुक सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब, फेसबुक ग्रुप सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब और हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है वो भी हमारा जो सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब के नाम से है। तो वहाँ पर जा सकते हो। ये पीपीटी आपको जो है वो वहीं पर मिल जाएगी, सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब व्हाट्सअप चैनल पे। सो दैट बीइंग सेड, आपको जो है वो ऑल द बेस्ट और हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।